अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया से पहला वनडे मैच हारने के बाद मोहम्मद रिजवान ने दो डिमांड्स रख दी हैं पीसीबी के आगे कि जी आप मुझे ये दो इख्तियारात दें और मैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर हरा कर दिखाऊंगा। हालांकि ये डिमांड्स मोहम्मद रिजवान ने डायरेक्टली पीसीबी के आगे तो नहीं रखी, बल्कि इनडायरेक्टली जो उनके करीबी सोर्सेज हैं वो ये डिमांड पीसीबी के आगे रख रहे हैं कि जी आप मोहम्मद रिजवान को ये दो इख्तियारात दें तो पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया के अंदर बीट कर सकती है। वो कौन सी दो डिमांड हैं वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। हालांकि मोहम्मद रिजवान भी इन डिमांड्स के बारे में कई दफ़ा अपनी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हैं उनके अंदर वो इजहार कर चुके हैं जब उनसे सवालात पूछे जाते हैं। अब जो पहली डिमांड रखी है वो ये रखी है कि पाकिस्तान की जो प्लेइंग 11 खेली है पहले वनडे मैच के अंदर, जिसमें कुछ खिलाड़ी ऐसे थे जो मोहम्मद रिजवान नहीं चाहते थे कि वो प्लेइंग 11 का हिस्सा हों, उनको ज़बरदस्ती प्लेइंग 11 में डाल दिया गया। जिनमें सबसे पहला जो नाम है वो साइम अयूब का नाम था। साइम अयूब को नहीं चाहते थे मोहम्मद रिजवान, बल्कि हसीबुल्लाह को चाहते थे मोहम्मद रिजवान, क्योंकि रिजवान को पता था साइम अयूब जो है वो उनकी फॉर्म कोई ज़्यादा अच्छी चल नहीं रही, जिसकी वजह से जो है वो हसीबुल्लाह को चाहते थे। हसीबुल्लाह का रिकॉर्ड भी बेहतर है काफ़ी वनडे के अंदर, लिस्ट ए की अगर बात की जाए। और कामरान गुलाम की जगह आमिर जमाल को चाहते थे जो कि ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले जो साल में टेस्ट मैचेस के अंदर काफ़ी अच्छी बैटिंग भी की थी और बॉलिंग भी की थी। काफ़ी ज़्यादा विकेटें ली थी 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ में, और शॉर्ट बॉल को भी अच्छा खेलते हैं, ऑस्ट्रेलवी कंडीशन के अंदर अच्छा खेलते हैं। तो मोहम्मद रिजवान चाहते थे कि ये दो प्लेयर पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में आए कामरान गुलाम की जगह, क्योंकि कामरान गुलाम का सबको अंदाज़ा था कि कामरान गुलाम पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं। ये बात हकीकत है, सबको माननी पड़ेगी, क्योंकि कामरान गुलाम की जो बैटिंग हमने इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान के अंदर मुल्तान की लो विकेट पर भी देखी थी, वहाँ पर भी वो पेसर के खिलाफ जो है पेसर के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हुए हमें दिखाई दे रहे थे। तो जो ऑस्ट्रेलिया की मेलबर्न जैसी विकेट है वहाँ पर तो कामरान गुलाम को आउट करना बाएं हाथ का खेल था एक तरह से, और ऑस्ट्रेलिया को ये पता था कि ये बंदा पेस के अगेंस्ट स्ट्रगल करता है, इसलिए फ़ौरन उन्होंने पैट कमिंस ने अपने आप को बॉलिंग पे लगा लिया जब कामरान गुलाम विकेट पर आए। तो अब कामरान गुलाम जो है एक्सपोज होते हुए दिखाई दे रहे हैं हमें। और दूसरी जो बड़ी डिमांड रखी गई है रिजवान के करीबी सोर्सेज की जानिब से, क्योंकि ये जो प्लेइंग 11 बनी थी रिजवान इससे खुश नहीं थे। दूसरे नंबर पर जो पाकिस्तान का स्क्वाड है उसमें मोहम्मद रिजवान की इतनी ज़्यादा इनपुट नहीं ली गई। साइम अयूब को शामिल कर लिया गया और अब्दुल्ला शफीक दोनों टोटली आउट ऑफ फॉर्म प्लेयर थे इस टूर के लिए, जिनको शामिल किया गया। हालांकि पाकिस्तान के पास अगर फ़खर जमान को भी लेना चाहिए था, रिजवान ने फ़खर के लिए भी आवाज़ उठाई थी, और अगर फ़खर को नहीं लेना था या उसके साथ कोई मसला था या उसके साथ कोई पॉलिटिक्स खेलनी थी पीसीबी ने, तो उसकी जगह इमामुल हक भी था। उसके बाद अगर इमामुल हक के अलावा अगर और ऑप्शन देखा जाए तो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन जो ओपनिंग में था आपके पास वो शान मसूद का था। शान मसूद का सबको पता है कि जो बाउंसी विकेट होती हैं, बाउंसी ट्रैक होते हैं, उन पे शान मसूद अच्छा खेलते हैं, बाउंस को काफ़ी अच्छा हैंडल करते हैं, पुल शॉट भी अच्छी मारते हैं शान मसूद। तो शान मसूद को भी जानबूझकर सिलेक्ट नहीं किया गया। इस बात का इजहार अब राशिद लतीफ़ भी कर रहे हैं कि जी जो अपने खिलाड़ी हैं जिस तरह साइम अयूब, इनको बार बार मौके दिए जा रहे हैं, पता नहीं किस बेस पर, कौन सा टैलेंट पीसीबी को इनके अंदर नज़र आता है जो बाकियों का हक मारा जा रहा है। हालांकि पास आपके तीन रेडीमेड ओपनर, ऑस्ट्रेलियावी जैसी जो कंडीशन होती है वहां पर आप नए ओपनर के साथ जाने का सोच भी नहीं सकते। वो तो वैसे ही उनके जो बॉलर होते हैं वो खा जाते हैं जो यंग ओपनर होते हैं या यंग बैट्समैन होता है। तो रिजवान ने यही डिमांड की थी कि जी
जो स्क्वाड है वो मेरी मर्ज़ी का होना चाहिए, वो भी रिजवान की मर्ज़ी का नहीं हुआ। अब ये दो डिमांड है, कम से कम अब यहाँ पर जो है वो पीसीबी को ये सोचना चाहिए कि जी रिजवान की जो प्लेइंग 11 है दूसरे और तीसरे वनडे में, उसमें रिजवान की मर्ज़ी शामिल होनी चाहिए। कम से कम जिस तरह उस बंदे ने पाकिस्तानी टीम को लड़वाया है पहले वनडे मैच में, हालांकि 200 स्कोर कोई स्कोर नहीं है ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब आप खेल रहे हो, लेकिन उस स्कोर के ऊपर भी उनको मुश्किल में डाला अपनी कप्तानी से, अपनी फील्ड प्लेसिंग से, अपने जो बॉलिंग चेंजेस से, अपने टैक्टिक्स से। जो रिजवान ने अब तक जो कप्तानी की है डोमेस्टिक में, जो उनका तजर्बा है, तो उसको इस्तेमाल किया रिजवान ने। तो ये दो डिमांड्स रखी गई हैं। अक्सर रिजवान से भी सवाल पूछा जाता है प्लेइंग 11 का इख्तियार आपको है या नहीं है, या कौन प्लेइंग 11 सेलेक्ट करता है, क्या आपकी इनपुट ली जाती है। तो रिजवान का यही जवाब होता है कि 7-8 माइंड बैठते हैं तो सारे अपनी अपनी इनपुट देते हैं। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि मेरी मर्ज़ी की प्लेइंग 11 सेलेक्ट होती है। बातों बातों में वो जो है वो बात कर जाते हैं। जो अक्लमंद होते हैं उनके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। तो रिजवान की जो है इस वक्त जो है वो प्लेइंग 11 में भी कोई जो है उनकी इनपुट नहीं है, और ना ही स्क्वाड के अंदर इनपुट है। अगर स्क्वाड के अंदर इनपुट होती तो आज फ़खर जमान भी टीम के साथ होता, इमामुल हक भी टीम के साथ होते, और उसामा मीर जैसा जो स्पिनर है जिसने PSL के अंदर जो टॉप विकेट टेकर था वो भी पाकिस्तान टीम के साथ होता। तो अब पीसीबी को जो है ना अथॉरिटी देनी पड़ेगी रिजवान को। आप ये नहीं कह सकते कि जी रिजवान अगर टीम हारती है तो रिजवान का कसूर है। हालांकि आज जो है वो अब सारे डिसीजन जो है वो सिलेक्शन कमेटी ले रही है। तो रिजवान के ऊपर जब तक आप उसको जो इख्तियारात, जो मुकम्मल इख्तियारात हैं वो नहीं देंगे तो रिजवान से आप रिजल्ट की तवक्को नहीं कर सकते। हालांकि रिजवान इस तरह की टीम को भी लड़ा रहा है जिसके अंदर 2 से 3 प्लेयर प्लेइंग 11 के अंदर डिजर्व ही नहीं करते, उस टीम के साथ भी रिजवान लड़ रहा है। इससे रिजवान की कप्तानी का अंदाज़ा आपको कर लेना चाहिए और रिजवान को पूरी इख्तियारात देनी चाहिए। दोस्तों आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।